विचारों के इस गहरे विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बिल्कुल केंद्र में है। जब हम यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख राजनेताओं का अध्ययन, चाहे वे अतीत के हों या वर्तमान के, पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आज हम इस अध्ययन सामग्री को तैयार करने के एक प्रस्तावित ढांचे का विश्लेषण कर रहे हैं। इस ढांचे की मांग है कि हर राजनेता की जानकारी को 12 विशिष्ट क्रमिक बिंदुओं में बांटा जाए और फिर उन्हें 7 अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाए। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, ये पूरी की पूरी जानकारी एक टेबल और पॉइंट्स फॉर्मेट में प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही हर नेता की साफ एचडी इमेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारी बहस का मुख्य प्रश्न यही है, क्या किसी राजनेता के जीवन और उनकी ऐतिहासिक अहमियत को इन 12 बिंदुओं और 7 श्रेणियों के टेबल में समेट देना, क्या यह परीक्षा की तैयारी का एक आदर्श और वैज्ञानिक तरीका है, या फिर ऐतिहासिक जटिलताओं को अत्यधिक सरल बनाकर हम केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? इस चर्चा में मैं व्यक्तिगत तौर पर इस ढांचे को एक बेहद रणनीतिक और सूचनाओं को व्यवस्थित करने वाले टूल के रूप में देख रहा हूं। मेरा मानना है कि ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही प्रभावी है। और मैं आपके इस दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए भी इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। ये ढांचा निश्चित रूप से चीजों को व्यवस्थित करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी चिंता इसकी कठोर श्रेणियों, उनमें होने वाले ओवरलैपिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात, जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को महज एक टेबल के छोटे से कॉलम में समेट देने की सीमाओं को लेकर है। तो चलिए सीधे इसके प्रारूप पर ही बात करते हैं। जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी शुरू करता है तो सूचनाओं का विशाल महासागर उसे डरा सकता है। ऐसे में किसी राजनेता के जीवन को 12 स्पष्ट बिंदुओं में देखना एक तरह की मानसिक राहत देता है। जरा इस क्रम को देखिए। पूरा नाम, फोटो, जन्म की तारीख और स्थान, शिक्षा, राजनीतिक पार्टी, उनके प्रमुख पद और फिर राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उनके प्रमुख कार्य और उपलब्धियां, महत्वपूर्ण योजनाएं या फैसले, एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण और अंत में उनकी मृत्यु। ये एक ऐसा सीधा और क्रमिक प्रवाह है जो छात्र के दिमाग में उस नेता का एक स्पष्ट खाका तैयार कर देता है। आप इसे नकार नहीं सकती। हमें ये सोचना होगा कि क्या इतिहास और राजनीति कोई गणितीय समीकरण है जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ खानों में फिट कर सकते हैं। इस सामग्री का उद्देश्य भले ही चीजों को आसान बनाना हो, लेकिन मुझे इसके वर्गीकरण वाले हिस्से से सबसे बड़ी समस्या है। राजनेताओं को 7 अलग अलग श्रेणियों में कठोरता से बांटने की जो बात कही गई है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और प्रमुख महिला नेता। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत है। लेकिन ये सुनने में जितना व्यवस्थित लगता है, असल में ये एक भारी वैचारिक भ्रम पैदा करता है। आप इसे भ्रम क्यों कह रही हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई छात्र विशेष रूप से प्रधानमंत्रियों या केवल मुख्यमंत्रियों की सूची पढ़ना चाहता है तो ये अलग-अलग श्रेणियां उसकी मदद ही तो करेंगी। वो इसलिए क्योंकि मानव इतिहास और किसी भी नेता का जीवन इन सख्त डिब्बों में बंद नहीं रहता। चलिए इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं। अब इस 7 श्रेणियों वाले ढांचे के अनुसार आप उन्हें कहाँ रखेंगे? वो एक प्रमुख महिला नेता भी हैं, वो देश की प्रधानमंत्री भी रहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला था, और अगर हम उनके बचपन को देखें तो वानर सेना के जरिए वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी थीं। क्या आप उन्हें इन सभी श्रेणियों में बार बार शामिल करेंगे? देखिए, अगर वो कई श्रेणियों में आती हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि इससे उस व्यवस्थित पीडीएफ में जानकारी का अनावश्यक दोहराव होगा। छात्र को एक ही जानकारी अलग अलग पन्नों पर मिलेगी, और अगर दोहराव से बचने के लिए आप उन्हें किसी एक ही श्रेणी में, मान लीजिए सिर्फ प्रधानमंत्री की श्रेणी में सीमित कर देते हैं, तो छात्र को उस व्यक्तित्व का एक समग्र चित्र या जो होलिस्टिक पिक्चर होती है वो कभी नहीं मिल पाएगी। ये वर्गीकरण ऐतिहासिक वास्तविकता के बजाय
केवल लेआउट की सुविधा को प्राथमिकता दे रहा है। मैं आपके इस ओवरलैपिंग वाली बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूं। हाँ, ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन मैं इसे सूचनाओं के कुशल प्रबंधन के नजरिए से देखता हूं। जब हम संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड की बात करते हैं, तो छात्रों के लिए ये मानसिक मानचित्रण बहुत जरूरी है। जब दिमाग को एक ही तरह का पैटर्न या ढांचा बार बार दिखता है, तो उसे जानकारी प्रोसेस करने में कम ऊर्जा लगती है। परीक्षा के दबाव में जब एक छात्र दिन में 10 घंटे पढ़ रहा होता है, तो अलग अलग बॉक्स और श्रेणियां उसे फोकस करने में मदद करती हैं। वो तय कर सकता है कि आज मैं केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का रिवीजन करूंगा। ये उसे भटकाव से बचाता है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि कॉग्निटिव लोड कम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम उस भार को कम करने के लिए किस चीज़ की कीमत चुका रहे हैं। मेरी चिंता ये है कि हम सुविधा की वेदी पर गहराई की बलि चढ़ा रहे हैं, और ये बात मुझे इस ढांचे के सबसे समस्याग्रस्त हिस्से की तरफ ले जाती है, जो है बिंदु 11। यदि किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े हों तो उसका विवरण। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस ढांचे का। महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास की जटिलताओं को एक टेबल के छोटे से कॉलम या कुछ बुलेट पॉइंट्स में समेट देना, मुझे लगता है ये इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन ये एक नोट्स का ढांचा है, कोई अकादमिक शोध पुस्तक तो नहीं है। बिल्कुल, कोई शोध पुस्तक नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये सामग्री यूपीएससी के लिए भी उपयोगी है, तब ये बुलेटेड प्रारूप एक झूठा आत्मविश्वास पैदा करता है। उदाहरण के लिए जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति, या फिर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट को लेकर हुए वैचारिक टकराव को ले लीजिए। सही उदाहरण है। तो क्या आप उस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, उस वैचारिक मंथन और उसके दूरगामी प्रभावों को 4 बुलेट पॉइंट्स में समझा सकते हैं? यूपीएससी मुख्य परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता कि पूना पैक्ट कब हुआ था। वहां सवाल ये होता है कि इसने दलित राजनीति की दिशा को कैसे बदला। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुख्य परीक्षा में आपको प्रवाह, तर्क निर्माण और वाक्यों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए, हमें परीक्षा के पूरे चक्र को देखना होगा। प्रीलिम्स पास किए बिना कोई भी छात्र मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच सकता। ये तो है। और प्रीलिम्स विशेष रूप से एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में काफी हद तक तथ्यात्मक सटीकता पर निर्भर करता है। इस ढांचे के बिंदु 8, 9 और 10 को देखिए। प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण योजनाएं और एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू के रूप में आते हैं। यह तर्क मैं एसएससी के लिए मान सकती हूँ, जहाँ तथ्य ही सब कुछ है। लेकिन स्टेट पीसीएस का स्वरूप भी अब बदल रहा है। वो भी अब यूपीएससी की तरह विश्लेषणात्मक हो रहे हैं। फिर भी जब एक छात्र परीक्षा हॉल में बैठता है, तो उसे 500 शब्दों की लंबी कहानी याद नहीं आती। उससे वो सटीक तथ्य याद आना चाहिए जो 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनने में मदद करे। टेबल और पॉइंट्स फॉर्म पढ़ने में बहुमूल्य समय बचाता है। पैराग्राफ पढ़ते समय आप अक्सर अनावश्यक शब्दों में उलझ जाते हैं। बुलेट पॉइंट सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं इसे एक बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच मानता हूँ। मैं इसे शिक्षा मनोविज्ञान के चश्मे से देखना चाहूंगी। आपने जो कहा वो रिकॉग्निशन यानी पहचानने की क्षमता को तो बढ़ाता है। परीक्षा में 4 विकल्प देखकर छात्र को याद आ जाएगा कि सही जवाब क्या है। लेकिन रिकॉल और सिंथेसिस, जहां छात्र को खुद से एक उत्तर गढ़ना होता है, जो यूपीएससी की असली मांग है, वहां ये ढांचा पूरी तरह फेल हो जाता है। अगर आप केवल टेबल से पढ़ेंगे तो आप एक विचारक नहीं बल्कि एक मेमोरी मशीन बन जाएंगे। आप तथ्यों को तो सहेज लेंगे, लेकिन उस तथ्य के पीछे की आत्मा और संदर्भ को खो देंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शानदार रूपक है, तथ्य बनाम संदर्भ। लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि संदर्भ समझने के लिए भी पहले आपके पास तथ्यों का एक आधार होना चाहिए। और इस ढांचे में चीजों को याद रखने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक निर्देश दिया गया है। बिंदु 2 पर गौर करें। हर नेता के साथ साफ एचडी इमेज शामिल करो। ये कोई सतही या सजावटी मांग नहीं है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि विजुअल लर्निंग से स्मृति प्रतिधारण यानी मेमोरी रिटेंशन
कई गुना बढ़ जाता है। विजुअल लर्निंग के फायदे होते हैं, इसे मैं इनकार नहीं करूंगी। बिल्कुल, जब एक छात्र किसी राजनेता के चेहरे को उनकी लागू की गई योजनाओं या उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के साथ जोड़कर देखता है, तो मस्तिष्क उस जानकारी को एक चित्र के रूप में अधिक मजबूती से दर्ज करता है। और जब इसके साथ अंत में दिया गया क्विक रिवीजन सेक्शन और एमसीक्यू जुड़ जाता है, तो छात्र केवल निष्क्रिय रूप से पढ़ ही नहीं रहा होता, बल्कि वो एक्टिव रिकॉल का अभ्यास भी कर रहा होता है। आपका ये तर्क सैद्धांतिक रूप से बहुत आकर्षक है। HD इमेजेस से PDF सुंदर भी दिखेगी और शायद याद रखने में मदद भी करे। लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि साफ HD इमेज की ये मांग इस सामग्री की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को ही खतरे में डाल रही है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि जब हम अतीत के सभी नेताओं की बात करते हैं, विशेष रूप से 19वीं सदी के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों की, क्या आपके पास बिरसा मुंडा, तात्या टोपे या मंगल पांडे की साफ HD इमेजेस उपलब्ध हैं? जाहिर है नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे पास या तो केवल धुंधले स्केच हैं या बहुत पुरानी खराब गुणवत्ता वाली तस्वीरें। अब इस ढांचे की कठोरता देखिए। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर साफ HD इमेज के निर्देश का पालन करने के लिए इंटरनेट से कोई AI जनरेटेड तस्वीर या किसी टीवी सीरियल के एक्टर की तस्वीर लगा दे, तो क्या ये इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? खैर, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है जो आपने उठाई है। मैं सहमत हूं कि 19वीं सदी के नेताओं की HD तस्वीरें खोजना असंभव हो सकता है। वहां शायद सर्वोत्तम उपलब्ध प्रामाणिक छवि का उपयोग करना अधिक सही होगा। लेकिन इस एक कमी के कारण हम पूरे विजुअल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को खारिज नहीं कर सकते। मैं विजुअल लर्निंग को खारिज नहीं कर रही हूँ। मेरी आपत्ति इसे ओवर इंजीनियर करने को लेकर है। जब आप एक ही PDF में 12 क्रमिक बिंदु, 7 अलग अलग श्रेणियों के टेबल, HD इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, क्विक रिवीजन सेक्शन और MCQ सब कुछ ठूंसने की कोशिश करते हैं, तो आप सामग्री को व्यवस्थित करने के बजाय उसे एक मैगजीन में बदल देते हैं। आप एक गंभीर अकादमिक विषय को इतना चमकीला और आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका असली ऐतिहासिक वजन ही खत्म हो जाए। ओवर इंजीनियरिंग एक काफी मजबूत शब्द है, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां छात्रों के पास ध्यान केंद्रित करने का समय, उनका अटेंशन स्पैन लगातार कम हो रहा है, वहां विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना कोई अपराध नहीं है। अगर एक साफ, अच्छी तरह से डिजाइन की गई टेबल किसी छात्र को बोरियत से बचाती है और उसे 2 अतिरिक्त घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो वह UI/UX डिजाइन की जीत है। देखिए, UI/UX डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल छात्र को एंगेज रखना नहीं है, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करना है। जब हम राजनीतिक करियर और ऐतिहासिक घटनाओं जैसी जटिल चीजों को बिंदु 7, 8 और 11 में अलग अलग करके देखते हैं, तो हम कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के उस धागे को काट देते हैं जो इतिहास को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी मुख्यमंत्री का कोई प्रमुख फैसला यानी बिंदु 9 वह अचानक हवा से नहीं आता, वह उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत यानी बिंदु 7 में किए गए संघर्षों का परिणाम होता है। बुलेट पॉइंट्स इस निरंतरता को तोड़ देते हैं। मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं कि कथात्मक निरंतरता या जो नैरेटिव फ्लो है वो टूट जाता है, लेकिन हम फिर से उसी बात पर आ रहे हैं कि इस सामग्री का प्राथमिक उपयोग क्या है। एक छात्र जिसने पहले ही मानक किताबें पढ़ ली हैं, वो परीक्षा से 1 महीने पहले उन मोटी किताबों को दोबारा नहीं पढ़ सकता। उसे एक ऐसे कंपास की आवश्यकता होती है जो उसे सटीक तथ्यों तक ले जाए। मुझे आपका ये कंपास वाला रूपक पसंद आया। और यह ढांचा ठीक वही काम कर रहा है। जब आप 12 बिंदुओं के तहत जानकारी को देखते हैं, तो आप सुनिश्चित होते हैं कि आपने कोई प्रमुख तथ्य छोड़ा नहीं है। अगर हम किसी नेता का जन्मस्थान और शिक्षा बिंदु 3 और 4 पढ़ रहे हैं और तुरंत बाद उनकी पार्टी और पद देखते हैं, तो स्टेट PCS की फैक्चुअल जरूरतों के लिए यह एक अचूक रणनीति है। अंत में क्विक रिवीजन सेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि दिमाग ने जो कुछ भी प्रोसेस किया है उसे तुरंत टेस्ट कर लिया जाए। अगर हम इसे केवल एक रिवीजन टूल या आपके ही शब्दों में कहूं तो एक कंकाल के रूप में देखें, तो शायद ये उपयोगी है। ये कंकाल एक आकार जरूर देता है, लेकिन हमें छात्रों को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इतिहास और राजनीति को सही मायनों में समझने के लिए उन्हें इस कंकाल पर संदर्भों का मांस और रक्त खुद चढ़ाना होगा।
वे पूरी तरह से इस पीटीएफ पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर तब जब वे यूपीएससी जैसी परीक्षा को लक्षित कर रहे हों, जहां हर नीति और हर फैसले का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह एक बहुत ही संतुलित विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देख सकते हैं कि यह प्रस्तावित ढांचा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। भारत के सभी प्रमुख राजनेताओं को 12 बिंदुओं और 7 श्रेणियों में समेटना कोई आसान काम नहीं है। एक ओर इसका टेबल और पॉइंट्स फॉर्मेट छात्रों के कॉग्निटिव लोड को कम करता है, रिवीजन को तेज करता है और एसएससी या स्टेट पीसीएस के लिए सीधे तथ्य प्रदान करता है। और दूसरी ओर हमें इसकी सीमाओं के प्रति भी सचेत रहना होगा। श्रेणियों का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग ऐतिहासिक वास्तविकता को खंडित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक घटनाओं और वैचारिक टकरावों को टेबल में सीमित करने से वह विश्लेषणात्मक गहराई छिन जाती है जो एक बेहतर प्रशासक बनने के लिए आवश्यक है। विजुअल्स और एमसीक्यू अभ्यास के लिए अच्छे हैं, लेकिन वे विस्तृत अध्ययन का विकल्प नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अंततः ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई छात्र अपनी तैयारी के किस चरण में है। क्या वो पहली बार विषय को समझ रहा है या वो परीक्षा से ठीक पहले अपने तथ्यों को धार दे रहा है। हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आप खुद तय करें कि क्या यह 12 बिंदुओं और 7 श्रेणियों वाला ढांचा आपकी अध्ययन शैली और परीक्षा की मांग के लिए एक आदर्श टूल है, या फिर इतिहास की असली गहराई को समझने के लिए आपको इन टेबल्स और बुलेट पॉइंट से आगे जाने की आवश्यकता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।